नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां हम उठाते हैं आपके हक की आवाज। पहरेदार में आज बिल्डरों के वादे पर नहीं रहा कंज्यूमर को भरोसा, कंज्यूमर करा रहे हैं एफआईआर। हम बताएंगे एफआईआर के जरिए आप किस तरह मांग सकते हैं बिल्डर से अपना हक। सबवेंशन स्कीम के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक के कंज्यूमर की कट गई ईएमआई। लंबे इंतजार के बाद बैंक ने पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर दिया समाधान और एचडीएफसी लाइफ के एक कंज्यूमर को सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद हफ्तों तक नहीं जारी हुई थी पॉलिसी। एचडीएफसी लाइफ के पास पॉलिसी नहीं देने के थे हजारों बहाने, लेकिन पहरेदार ने तोड़ी कंपनी की नींद। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर जहां ना तो कंज्यूमर की शिकायतें आनी कम हो रही हैं, ना डेवलपर सुधरने को तैयार दिखते हैं। पारदर्शिता और अच्छे बिजनेस प्रैक्टिस की कमी और ज्यादातर बिल्डरों की लेट लतीफी ने रियल एस्टेट कंज्यूमर को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें कोई राह नहीं दिख रही। ऐसे में कुछ कंज्यूमर अदालतों का रुख कर रहे हैं तो कुछ पुलिस का। पिछले कुछ हफ्तों में रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियां यूनिटेक, बीपीटीपी और पार्श्वनाथ के खिलाफ कंज्यूमर्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूनिटेक पर गुड़गांव में विस्तार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में घर खरीदारों के साथ चीटिंग का आरोप है। 2010 में लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट में खरीदारों को 3 साल में पोजेशन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। यह भी पता चला कि इस प्रोजेक्ट को यूनिटेक ने डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बिना मंजूरी के ही कंज्यूमर को बेच भी डाला था। इसी तरह पूरे पैसे लेकर ना तो फ्लैट और ना रिफंड देने के आरोप में बीपीटीपी के एमडी और 2 दूसरे अफसरों के खिलाफ गुड़गांव में ही एक कंज्यूमर ने एफआईआर करा रखा है। जाहिर है लोग एफआईआर करा रहे हैं क्योंकि उन्हें बिल्डरों के वादों पर अब भरोसा नहीं रहा है। उन्हें बिल्डरों की कथनी और करनी का एक बड़ा अंतर साफ दिख रहा है। लेकिन क्या एफआईआर कराने के बाद भी कंज्यूमर को उनका हक मिल पाएगा? और अगर आप भी किसी बिल्डर के ऐसी वादा खिलाफी में फंस गए हैं तो एफआईआर सही रास्ता है? सिविल कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट के बीच में एफआईआर कितना सही ऑप्शन रहता है कंज्यूमर के लिए? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वैभव घग्गर, साथ ही यूनिटेक के खिलाफ एफआईआर करने वाले कंज्यूमर विक्रम बिश्नोई भी मेरे साथ हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका जो प्रोजेक्ट था यूनिटेक रेसिडेंसी 2009 में लॉन्च हुआ, 2011 में डिलीवरी मिलनी थी, 2010 में आपको लगने लगा कि अब घर नहीं मिलने वाला है, ईएमआई और रेंट आप दोनों चुकाते रहे और आपने तब से अपनी लड़ाई शुरू की। आपके साथ और भी रेसिडेंट्स थे और अब जाकर के 2015 में आपकी लड़ाई एक मुकाम तक पहुंच रही है। कैसे? प्रियंका जी, हमने 2010 में जब घर का कंस्ट्रक्शन स्लो हो रहा था और उसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेके भी काफी कंसर्न्स थे, तो हमने यूनिटेक के साथ मीटिंग करना शुरू किया कि आप जो है ठीक क्वालिटी का सामान नहीं लगा रहे हैं और आपका जो पेस है, जिस पेस से आप घर बना रहे हैं वो भी स्लो चल रहा है। आप 2011 में घर नहीं दे पाएंगे और आपने 30 महीने का कमिटमेंट किया, आप कमिटमेंट एक्सीड करेंगे। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं नहीं, हम आपको टाइमली घर दे देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, आप वेट करिए। करीब में 22-23 मेल मैंने यूनिटेक को 2010-2011 टाइम फ्रेम में लिखा, इंक्लूडिंग चंद्रास को भी, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, कोई पुख्ता कदम नहीं, कोई पुख्ता कदम। लेकिन फिर आप लोगों ने फैसला किया कि पुख्ता कदम उठाना है। वो पुख्ता कदम एक उठाया आपने एफआईआर के जरिए। क्या एफआईआर आपने किन धाराओं के तहत किया और कितना आसान था या कितना मुश्किल था एफआईआर दर्ज करना? एफआईआर दर्ज करना इतना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किलें आई हमें इस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए। जो धाराएं हमने लगाई हैं वो चीटिंग की धाराएं हैं, 420, 120, 406, 409 आईपीसी की धाराओं के तहत हमने केस दर्ज किया है। हम पुलिस से, अथॉरिटीज से काफी बार मिलते रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, बट हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे इस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए। हमने इस बीच जब ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा था तो कंज्यूमर फोरम्स में भी पिटिशंस लगाई, बट वहां पे भी जो है काफी धीरे से चल रहा है, उसमें भी डिसीजन आया नहीं। जब हमें लगने लगा 2014 आते आते कि अब तो मुश्किल लग रहा है कि घर बन भी पाएंगे, हमें लगता है कि कंपनी कहीं इस प्रोजेक्ट को लिक्विडेट करके ना बैठ जाए, तो हमने सोचा कि अब हमें जो है पुलिस का रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर कट चीटिंग है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हम सिविल के साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उनको भी रेज करना शुरू किया सेंटर में कि देखिए यूनिटेक जो है करीब करीब 5000 फ्लैट गुड़गांव में दे नहीं रहा है, 8000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा कलेक्ट किया हुआ है लोगों से और घर नहीं दे रहे हैं। किसी तरह से हमारी एप्लीकेशंस जो है चीफ सेक्रेटरी लेवल पे जाने लगी, वहां से पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस आने लगी।
और तब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल तक आप दौड़ते रहे। बस इतनी सी बात बता दीजिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क पड़ा है या अभी भी बिल्डर जो है उसकी मनमानी जारी है? एफआईआर लॉन्च होने से पहले हम यूनिटेक के प्रोमोटर से मिलने की हमने करीब 20-22 बार कोशिश की। हम उनके यहाँ धरने पे जाके भी बैठ गए, गेट पे बंद करके भी, पर कभी उन्होंने हमसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद वो हमसे 3 बार मिल चुके हैं। कम से कम ये है कि अब हम अपनी आवाज ठीक लेवल पे पहुंचा रहे हैं। जिस स्पीड से काम करना चाहिए उस स्पीड से काम नहीं चल रहा है, बट जहां 0 लेबर थी वहां काम बंद था, कम से कम 100 लेबर उस प्रोजेक्ट में दिखनी शुरू हो गई। वहां भी ठक ठक की आवाज उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो, कुछ सुगबुगाहट तो नजर आ रही है, और ये मुझे लगता है रियल एस्टेट में एक जीत है। कम से कम बड़ी जीत तो मैं इसे बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन एक बेबी स्टेप तो जरूर उठ रहा है, और कहीं ना कहीं आश्वस्त भी दिख रहे हैं विक्रम जब मुझसे बात कर रहे हैं कि कुछ कार्रवाई शुरू हो रही है। वैभव, अब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, एफआईआर कराना यानी एक इफेक्टिव स्टेप है इस तरफ जब रियल एस्टेट में बिल्डर आपके साथ मनमानी करे? मेरे ख्याल से काफी ऐसे मैटर्स निकलने शुरू हुए हैं जहां पे धोखाधड़ी बहुत क्लियर है। जैसे अभी बिश्नोई साहब ने भी बोला, आपने पारसनाथ वाला केस भी मेंशन किया, जहां पे 2004 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, आज 2015 में आ गए हैं और अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। 10-11 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट हुई है। बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला कि इन लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करे जब इन लोगों के पास परमिशंस भी नहीं थी, सैंक्शंस नहीं थे, कुछ नहीं था, इनको पता भी नहीं था कि ये बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन 1000 करोड़ रुपए उठा लिए इन्वेस्टर से और कोई ना कोई रीजन देते रहे। तो ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है? अभी तक पुलिस का कई बार ये एटीट्यूड रहा था कि हम ये रियल एस्टेट वाले मैटर्स में नहीं देखेंगे, ये सिविल डिस्प्यूट है, लेकिन ये बहुत क्लियरली धोखाधड़ी के केसेस हैं। कई बार आप देखेंगे कि मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, और इसमें पुलिस को एक्टिवली रोल लेना चाहिए। कंज्यूमर्स को हाईलाइट करनी चाहिए क्या इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सिंपल पॉइंट है। आपसे अगर पैसा लिया जाए और आपको बोलते हैं कि आपको एक गाड़ी देंगे और 2 साल तक 3 साल तक गाड़ी नहीं देते, तो क्या वो धोखाधड़ी नहीं होता? यहाँ पे तो हम पूरे एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। बिल्डर आपसे पूरा पैसा लेता है, यूनिटेक का चाहे मामला हो या पार्श्वनाथ का मामला जिसमें उसने 2004 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 2015 तक कोई अता पता नहीं है। तो अगर कोई एफआईआर करवाना चाहता है, ये इफेक्टिव है, ये तो हम समझ गए, लेकिन किन बातों का ख्याल रखना होगा वैभव जी, और कैसे एफआईआर कर सकते हैं, किन धाराओं के तहत एफआईआर कर सकते हैं? देखिए, हर केस ऑब्वियसली अपने मेरिट्स पे डिफरेंट होगा, बट ब्रॉडली आप 415, 420 दैट इज फॉर चीटिंग, 406, 409 दैट इज फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 120B दैट इज फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इफ देयर इज फैब्रिकेशन और फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स देन 467, 477A ऑफ द IPC, ये सारी धाराएं लगती हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप जो स्टेट करते हैं अपनी पहले इंक्वायरी करिए। सिर्फ आप हवा में बात करके एफआईआर करवाने के लिए मत जाइएगा। अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए, गेट ऑल द डिटेल्स, गेट इट ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली एंड देन गो एंड फाइल योर कंप्लेंट। उसके बाद आपको फॉलो अप एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत सीरियसली रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ कंप्लेंट करके छोड़ दी तो आपकी एफआईआर अपने आप रजिस्टर्ड नहीं होगी, पुलिस वाले नहीं करेंगे, चाहे करनी चाहिए भी। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है, सारी डिटेल्स बहुत जरूरी हैं उसके लिए। और अगर फिर भी पुलिस जो है एक्शन नहीं ले रही है तो आपको सीआरपीसी के अंतर्गत 156(3) एक प्रोविजन है, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन लेना चाहिए, तभी जाके ये बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये काम हो नहीं पाएगा। बिल्कुल, बात आगे बढ़ानी ही पड़ेगी, काम खत्म नहीं होता है जी। लेकिन वैभव, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, और ये जवाब उन तमाम लाखों दर्शकों के लिए कामगर होगा कि एफआईआर आप क्यों कराएं, ये इसका जवाब मुझे दीजिए, और ये क्यों इफेक्टिव है इसका जवाब चाहिए। आपको एफआईआर तब करानी चाहिए जब आपको पता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, एफआईआर अगर रजिस्टर हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, डेवलपर्स, बिल्डर्स, कईयों को पता है कि उन्होंने कहां कहां फ्रॉड करे हैं, उनको ये डर रहता है कि वो पकड़े जाएंगे, और उस प्रेशर के आने की वजह से कम एक तो सोसाइटी के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है कि वो आगे ये फ्रॉड नहीं करेंगे। दूसरा, उनको ये डर है कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, सो दे विल सिट एज इट वाज जस्ट पॉइंटेड आउट, वो आपके आमने सामने बैठेंगे
वो अपना पर्सपेक्टिव आपको देंगे, ट्राई करेंगे किसी तरह रेजोल्यूशन रीच हो, किसी तरह कोई सोल्यूशन पाया जाए। जहां पहले आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आज के दिन वो आपके पीछे आएंगे कि किसी तरह सोल्यूशन ढूंढा जाए इसमें। क्योंकि कंज्यूमर फोरम और सिविल कोर्ट अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे को पता है कि इतनी पेंडेंसी है, क्योंकि इतने सारे मैटर्स हैं कि वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत लंबी डेटें जा रही हैं। प्लस डेवलपर उनसे डरते नहीं है। डेवलपर को पता है कि कंज्यूमर फोरम में अगर वो हारेंगे, पहले तो बहुत टाइम निकालेंगे, उसके बीच में कंज्यूमर्स की बॉडी टूट जाएंगी, वो फाइट नहीं कर पाएंगे, फिर अपील करेंगे, तो उससे सोल्यूशन आ नहीं रहे। बिल्कुल, यानी आवाज उठाइए और उसे बुलंद बनाने के लिए आपको एक कड़ा कदम उठाना होगा, जिसके पहले आपको अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर पूरा करना होगा। शुक्रिया वैभव मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। साथ ही में विक्रम जी, आपका भी धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सपनों का घर जल्द मिले। और आपने एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया है और मैं चाहूंगी वो तमाम लोग जो अपने घर का रोना लेकर के बैठे रहते हैं, सोचते हैं क्या होगा, कहां जाएं, क्या करें, तो कदम उठाइए। आवाज केवल नहीं उठाइए, कदम ये उठाइए कि अब आप एफआईआर कर सकते हैं। अपने हक जानिए, समझिए और बिल्डर जो आपकी नींद उड़ाता रहता है, उसकी नींद अब आप उड़ाइए। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आईसीआईसीआई बैंक के कंज्यूमर की दिक्कत, पैदा की मदद के बाद अब दूर हो रही है परेशानी। वेलकम बैक। बुलंद कीजिए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। बैंक और वित्तीय संस्थान प्रोडक्ट बेचते वक्त जिस तरह की सर्विस के वादे करती है, अगर वाकई में ऐसी ही सर्विस दे तो कंज्यूमर को किंग बनने देर नहीं लगेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप कभी किसी छोटी सी भी मुश्किल में पड़ जाएं इन बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ, तो उससे निकलने के लिए आपको हफ्तों महीनों तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, फिर चाहे वो मुश्किल बैंक की गलती से ही क्यों ना हुई हो। ऐसी ही एक मुश्किल में घिर गए गाजियाबाद के विकल्प माहेश्वरी। इन्होंने सबवेंशन स्कीम के जरिए आईसीआईसीआई बैंक का होम लोन लिया था, लेकिन इनके खाते से ये ईएमआई की रकम काट ली गई, जबकि इसे बाद में काटा जाना चाहिए था। पूरी परेशानी और डिटेल्स के साथ विकल्प मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। विकल्प जी नमस्ते। क्या हुआ था आपके साथ? ये जो सबवेंशन स्कीम के जरिए जो आपने लोन लिया था, उसकी ईएमआई गलती से काटी गई थी ना? जी, एक्चुअली ये सबवेंशन स्कीम के अंदर था, तो इसका इंटरेस्ट पेमेंट बिल्डर को करना था। तो जब तक लोन कंप्लीट नहीं हो जाता उससे पहले ईएमआई नहीं कर सकती थी। जी। मेरे पास एक लेटर भी आया था जिसमें लिखा था कि मेरी ईएमआई कटेगी, जिसके लिए मैंने ये आईसीआईसीआई को भेजा था। हाँ। लेकिन आईसीआईसीआई ने बोला कि ऐसा कोई कुछ नहीं कटेगा आपका, क्योंकि ये गलती से आपके पास आ गया होगा। हाँ। और उसके बाद मेरे अकाउंट से ईएमआई काट ली गई। और उसके लिए फिर मैंने 1 महीने तक इनका फॉलोअप किया, इसको एस्केलेट किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जी, करीब 23,000 रुपए आपके काट लिए गए थे। जी। और वो भी गलत तरीके से मेरा मतलब है ये समय नहीं था जब आपको ईएमआई देना था, लेकिन 23,000 रुपए काट लिए गए। आपने कहा शायद ये आपने ये लेटर भी भेजा, ये गलती हुई है, अब आप क्या करेंगे? तो बैंक ने आपकी मदद किस तरह से की? बैंक में बस मुझे रिटर्न मेल आ गया कि हाँ हम ये देख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने मुझे कभी ये बताया नहीं कि ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा। और वो बस बोलते रहे कि हाँ ये हम देख रहे हैं, ये अंडर प्रोसेस है, हो जाएगा, वो हुआ ही नहीं। जी। मैंने इसको एस्केलेट भी किया, लेकिन फिर भी कोई मुझे मतलब रिप्लाई मिला नहीं। और आप लोन मैनेजर से भी लगातार बातचीत करते हुए, जिसमें उन्होंने माना कि हाँ ये गलती से कट गई है, हम इसे रिवर्स कर देंगे। हाँ, मैंने लोन मैनेजर से भी बात की, लोन मैनेजर के जो बॉस थे उनसे भी बात की, लेकिन उन्होंने भी मिस यही कहा कि ये गलती से कट गया है और ये अंडर प्रोसेस है, और वो अंडर प्रोसेस 1 महीने तक चलता ही रहा। जी, लेकिन जब पहरेदार ने मामला उठाया तो आईसीआईसीआई बैंक का ये अंडर प्रोसेस जो है पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में बदल गया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वर्क इन प्रोग्रेस में बदल गया। मेरे पास सैटरडे को ही कॉल आ गया था कि हमारे पास मेल आया है पहरेदार से, और उसकी वजह से हम ये इसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं और ये आपका जल्दी ही हो जाएगा। और उसके 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पास पैसे वापस आ गए थे। आ गए आपके अकाउंट में पैसे विकल्प जी? हाँ जी। चलिए, बहुत मुबारक हो, आपको ये पैसे मिल गए। लेकिन आपने उनसे पूछा नहीं कि ये जब से मैं आपको फोन कर रहा था तब ये अंडर प्रोसेस ही चल रहा था, आपने इतनी जल्दी इसे विद इन प्रोसेस कैसे कर दिया? आपने पूछा नहीं ये सवाल? आपको परेशान नहीं किया सवाल ने? जी, मेरे को परेशान किया। मैंने तो उनसे कई बार कहा कि इसको आप कर दो, नहीं तो फिर मैं और आगे तक जाऊंगा, फिर मैं और ट्विटर वगैरह पे फिर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा।
तो फिर लेकिन फाइनली आपकी हेल्प से ये हो गया, तो फिर उसके आगे तो मुझे कुछ कहने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विकल्प महेश्वरी के जो EMI के 23,000 रुपए की रकम काटी गई थी, गलती से काटी गई थी, और अब उन्हें ये रकम वापस कर दी गई है। लंबा इंतजार इन्हें जरूर करना पड़ा। ICICI बैंक ने मामला सुलझा दिया है, लेकिन शो रिकॉर्ड करने की तारीख तक हमें ICICI बैंक का कोई लिखित जवाब नहीं मिला है, इसलिए हम ICICI बैंक का जवाब शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर ने ये एंडोर्समेंट जरूर दे दिया कि अब तक जो मामला रुका हुआ था पहरेदार की पहल के बाद, अब वो मामला खत्म होता है, उनके पैसे उन्हें वापस मिल रहे हैं। गलती बैंक की थी, लेकिन इंतजार कंज्यूमर को करना पड़ रहा था अपनी इस कटी हुई रकम को वापस पाने का। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद HDFC लाइफ कंज्यूमर को हफ्तों तक जारी नहीं हुई नई पॉलिसी। पहरेदार की मदद के बाद अब राहत की सांस ले रहा है कंज्यूमर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। बुलंद कीजिए अपने हक की आवाज हमारे साथ। मुजफ्फरनगर के भास्कर चौधरी ने HDFC लाइफ से क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस पॉलिसी ली। 50 लाख रुपए की इस पॉलिसी के लिए उन्होंने 25 फरवरी 2015 को ऑनलाइन पेमेंट पूरी कर दी। सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, मेडिकल चेकअप भी हो गया। 19 मार्च को इनसे कुछ एडिशनल पेपर्स मांगे गए, वो भी दे दिए इन्होंने। 10 से 12 दिन में पॉलिसी भेजने का भरोसा दिलाया, लेकिन भास्कर चौधरी बस इंतजार ही करते रह गए। अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मेरे साथ हैं भास्कर जी। नमस्ते भास्कर जी, मुझे बताइए क्या हो रहा था? 25 फरवरी को आपने सारी पेमेंट की, मेडिकल चेकअप हुआ, 19 मार्च को भी जो उन्होंने एडिशनल आपकी सैलरी स्टेटमेंट मांगी सब दे दी, फिर क्या जवाब मिल रहा था आपको HDFC लाइफ से? जी मैम, एक्चुअली 19 मार्च को जैसे आपने बताया सभी मैं डॉक्यूमेंट जो उनको सेंड कर चुका था। उसके बाद भी मैंने उनको 26 मार्च को भी फिर कांटेक्ट किया कि अभी मुझे पॉलिसी होने में आपकी तरफ से कितना टाइम लगेगा। उन्होंने 10 से 12 वर्किंग डेज मुझे बोला। तो मैम उसके बाद भी मैं वेट ही करता रहा। मैंने उनको 3-4 बार कस्टमर केयर को फोन किया, 3-4 बार मेल किया। तो हर बार मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाता था कि 2 दिन में आपको हम आपकी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने वो 2 दिन कभी खत्म होते थे, वो आते थे, आपको कॉल बैक करते थे, बताते थे कि ये स्टेटस है, इस वजह से आपको पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, या कुछ बताया उन्होंने कभी? नेवर मैम, वे कभी भी उन्होंने कभी किसी भी कंप्लेंट का कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं दिया। तो आपको कोई कॉल बैक नहीं आया कभी भी? आप कंप्लेन दर्ज करते थे, लेकिन उनके बाद वो कभी फोन करके आपको अपडेट नहीं देते थे? नहीं मैम, कभी उन्होंने अपडेट नहीं दिया, हमेशा मैंने ही कॉन्टेक्ट किया। आपके किसी मेल का उन्होंने जवाब दिया? नेवर मैम। तो आपने करीब 6,000 के आसपास की रकम भी जमा कर दी, मेडिकल चेकअप कर लिया, सैलरी स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन पॉलिसी नहीं मिल रही थी। हाँ जी मैम। तो मैम मैं परेशान होकर उनसे फिर लास्ट टाइम मैंने उनको 13 अप्रैल को जो लास्ट कॉल किया था, तो मैंने उनसे यही बोला कि ठीक है, अगर आप मुझे पॉलिसी बॉन्ड इशू नहीं कर रहे हैं तो मेरा रिफंड मुझे कर दीजिए। बिल्कुल। तो उस दिन भी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, उनके एग्जीक्यूटिव ने, कि नहीं आप हमें लास्ट टाइम ये मौका दे दीजिए और हम आपके जो है केस को हायर प्रायोरिटी पे रख के और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैम उसके बाद भी मैं वेट ही करता रहा। 24 अप्रैल को फिर मैंने परेशान होकर फिर पहरेदार को मैंने कांटेक्ट किया, और पहरेदार को कांटेक्ट करने के 20 मिनट के बाद ही आपने मतलब मुझे कॉल बैक करके मेरी प्रॉब्लम जो है उसको सुना, और 28 अप्रैल को पहरेदार के दखल के बाद ही मुझे कंपनी की तरफ से फोन आया। और मैम उन्होंने मुझे फिर लास्ट में जो रीजन बताया वो ये कह रहे हैं कि आपने जो हमें लास्ट स्टेटमेंट दिया उसकी इमेज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, जो 19 मार्च को जो स्टेटमेंट आपसे मांगा गया था वो क्लियर नहीं आ रही है, ये बात आपको वो तब बताते हैं जब पहरेदार आपका मामला उठाता है कि वो क्लियर नहीं है, इसलिए आपको पॉलिसी इशू नहीं कर रहे हैं? जी मैम, वो उसके बाद मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे कि किस वजह से मामला अटका हुआ है। ये सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली उनकी बात थी। हाँ। और मैम 28 को उन्होंने मुझे फोन किया कि आप हमें ये दोबारा रीसेंड कर दीजिए, तो मैंने वो रीसेंड किया, और 29 तारीख को उन्होंने मुझे पॉलिसी जो है वो इशू कर दी उसके बाद। चलिए, तो आपको पॉलिसी मिल गई है, खुश हैं आप, संतुष्ट हैं इस पूरे जिस तरह से हमने हैंडल किया आपके मामले को? हाँ जी मैम, आपके दखल के बाद ही इन्होंने मतलब मेरे केस को हैंडल किया, वरना टोटल इग्नोर कर रहे थे कंप्लीट। मुझे किसी भी कॉल का, मेल का कोई रेस्पॉन्स नहीं मुझे मिल रहा था। चलिए, कल 6 मई को मैम मुझे जो बॉन्ड है वो मुझे इशू हो गया था, वो मिल गया है 6 मई को मुझे।
चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। आपको इग्नोर वो जरूर कर रहे थे, लेकिन इग्नोर करने का कोई वजह नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपने सारे पेमेंट कर दिए थे, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी, और शायद बस कंपनी के HDFC लाइफ के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ये आलसीपना था कि वो आपको नहीं दे रहे थे। HDFC लाइफ के पास हमने भास्कर चौधरी का शिकायत 24 अप्रैल को भेजी थी। कंपनी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच की और इसे सुलझाने के लिए कदम भी उठाए। 30 अप्रैल को हमें अपने लिखित जवाब में HDFC लाइफ ने बताया है कि जरूरी दस्तावेज ठीक तरीके से अपलोड नहीं हुए थे, इस वजह से पॉलिसी जारी करने में ये देरी हो रही थी। पहरेदार की शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने कस्टमर से बात की, जरूरी दस्तावेज मंगाए और पॉलिसी जारी कर दी। रही HDFC लाइफ अगर पहले कर देती और पहले भास्कर चौधरी जी को बता देती कि ये दिक्कत आ रही है, इसलिए हम आपको पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, तो शायद भास्कर उनके को जो भी कमी आ रही थी उनके स्टेटमेंट्स में, उनके डॉक्यूमेंट्स में, वो पूरी कर देते। लेकिन नहीं, कंपनी का है कि वो बताएंगी नहीं, कंज्यूमर को परेशान करती रहेंगी, और जब तक कि कंज्यूमर थक हार के ये ना कह दे कि भैया आप पैसे ही वापस कर दीजिए, उस पर भी HDFC लाइफ कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी कंपनी की। पहरेदार ने जब ये मामला उठाया तो अब पॉलिसी बॉन्ड इश्यू हो रहा है भास्कर जी को। इसी के साथ पहरेदार में आज बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप हमें अपनी शिकायतें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं पहरेदार@network18online.com पर। हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।